हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रिपोर्टर डिक्टेशन चैनल पर। और आज डिक्टेशन 160 शब्द प्रति मिनट होगी। ये एडिटोरियल है दैनिक जागरण का। कुछ ही सेकंड में स्टार्ट होगा, लिखिएगा। स्टार्ट। नकारात्मक राजनीति, संसद की गरिमा कायम रखना सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष की भी जिम्मेदारी। बात केवल मानसून सत्र में हो रहे हंगामे की ही नहीं है। इसके पहले भी जो सत्र हुए उनका अधिकांश हिस्सा गतिरोध और हंगामे की भेंट चढ़ गया। यहाँ तक कि बजट सत्र में भी हंगामा ही होता रहा। मोदी सरकार के इस कार्यकाल में यह स्मरण करना कठिन है कि किस विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गहन विस्तृत चर्चा हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के नकारात्मक रवैये का संकेत करते हुए यह जो कहा कि वे अभी भी पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं और न तो कुछ खुद करना चाहते हैं और ना ही दूसरों को करने देना चाहते हैं, उससे इनकार करना कठिन है। नकारात्मकता की राजनीति के कारण ही संसद का मानसून सत्र बाधित है। विपक्ष एक ओर तो मणिपुर की घटनाओं को लेकर बहुत ही चिंतित और व्यथित नजर आ रहा है, लेकिन वह उस पर संसद में सार्थक चर्चा भी नहीं होने दे रहा है। यह समझना कठिन है कि दिल्ली में सेवाओं संबंधी विधेयक पर विपक्ष ने जिस तरह लोकसभा की चर्चा में भाग लिया, उसी तरह वह अन्य विधेयकों के पेश और पारित होने में शामिल होना क्यों आवश्यक नहीं समझ रहा है। संसद तभी चल सकती है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच कोई सूझबूझ और समन्वय कायम हो। लेकिन पिछले कुछ समय से ये देखने में आ रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष किसी भी मसले पर एक मत नजर नहीं आते। यही कारण है कि संसद में सार्थक बहस का अभाव बढ़ता चला जा रहा है। बात केवल मानसून सत्र में हो रहे हंगामे की ही नहीं है। इसके पहले भी जो सत्र हुए उनका अधिकांश हिस्सा गतिरोध और हंगामे की भेंट चढ़ गया। यहाँ तक कि बजट सत्र में भी हंगामा ही होता रहा। बजट सत्र के दौरान इतना अधिक हंगामा हुआ कि आम बजट को बिना चर्चा के ही पारित करना पड़ा। मोदी सरकार के इस कार्यकाल में यह स्मरण करना कठिन है कि किस विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गहन विस्तृत चर्चा हुई थी। विपक्ष को यह समझना चाहिए कि विरोध की राजनीति से वह अपना ही नुकसान कर रहा है। मानसून सत्र में विपक्षी दलों ने जैसा रवैया दिखाया, उसमें आम जनता के बीच यही संदेश गया कि वे जानबूझकर संसद को नहीं चलने देना चाहते हैं। विपक्षी दलों को यह समझना चाहिए कि संसद में हंगामा करके उन्हें कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला। इसके विपरीत आम जनता ये देख समझ रही है कि उसकी नकारात्मक राजनीति कई अहम मसलों पर समाधान निकालने में बाधक बन रही है। विपक्ष अपने इस रवैये के पीछे चाहे जैसे तर्क दे, लेकिन उसे इसकी अनुभूति करनी होनी चाहिए कि संसद की गरिमा और महत्व कायम रखने के लिए उसकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी कि सत्ता पक्ष की। सत्ता पक्ष और विपक्ष में मतभेद होना स्वाभाविक, लेकिन लोकतंत्र तो मतभेदों के बीच समन्वय कायम करने की विधा है। यदि सत्ता पक्ष और विपक्ष में सामंजस्य का अभाव इसी तरह बढ़ता रहा तो इससे केवल संसद की गरिमा ही नहीं गिरेगी, बल्कि पक्ष विपक्ष के बीच राजनीतिक कटुता भी बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त यदि विधेयक समय पर संशोधित, परिवर्तित और पारित नहीं होते तो उससे देश की प्रगति का काम भी रुकेगा। पहला, विकास का इंजन बने राज्य आर्थिक तरक्की ही सभी समस्याओं से दिला सकती है निजात। राज्यों का व्यय उनकी आय से अधिक होने के कारण वे अधिक ऋण की मांग करते हैं। ब्याज भुगतान, सब्सिडी, पेंशन, कर्ज माफी आदि गैर उत्पादक व्यय के बढ़ने से राज्य सरकारों पर आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है। कोविड महामारी के बाद उत्पन्न होने वाले वैश्विक जोखिम और अनिश्चितताओं के कारण विभिन्न प्रकार के घाटे को कम करना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गई है। डॉक्टर सुरजीत सिंह ने वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के लिए जारी आरबीआई के आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि कोविड महामारी के बाद केंद्र एवं राज्य के राजकोषीय घाटे और ऋण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। केंद्र का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.9% रह गया है। वहीं सभी राज्यों का राजकोषीय घाटा भी 4.1% से घटकर 3.24% रह गया है, परंतु ये आंकड़े सभी राज्यों के लिए समान नहीं है। वित्त वर्ष 2020-21 में 4 राज्य बिहार, गोवा, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पाने में पिछड़ गए थे। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में 7 राज्य आंध्र प्रदेश,
हरियाणा, केरल, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और पंजाब अपने लक्ष्य से पीछे हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड को जोड़ दे तो ये 10 राज्य कुल देश का 50% से अधिक व्यय करते हैं। इन राज्यों का ऋण वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित ऋण अनुपात से भी अधिक है। यह किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, बल्कि यह पूरे देश की समस्या है। राज्यों के खर्च तो बढ़ते जा रहे हैं, परंतु उनके लिए वित्त पोषित करने की क्षमता वित्त वर्ष 1955-56 में 69% से घटकर 2019-20 में 38% ही रह गई है। वित्तीय अनुशासन के बाद भी राज्यों की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं आया है। राज्यों की बढ़ती उधारियां अर्थव्यवस्था पर न सिर्फ प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं, बल्कि इसका प्रभाव उन राज्यों पर भी हो रहा है जो विकसित बनने की दिशा में अग्रसर है। राज्यों का व्यय उनकी आय से अधिक होने के कारण वे अधिक ऋण की मांग करते हैं। ब्याज भुगतान, सब्सिडी, पेंशन, कर्ज माफी आदि गैर उत्पादक व्यय के बढ़ने से राज्य सरकारों पर आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है। कोविड महामारी के बाद उत्पन्न होने वाले वैश्विक जोखिम और अनिश्चितताओं के कारण विभिन्न प्रकार के घाटे को कम करना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गई है। तेजी से बदलती वैश्विक आर्थिक गतिविधियों ने नीति निर्माताओं को यह सोचने पर विवश कर दिया है कि अनुदान एवं मुद्रास्फीति के साथ राजकोषीय संतुलन का प्रबंधन किस प्रकार किया जाए। इस संतुलन को साधने के लिए सरकार कर के दायरे में सुधार करने के बजाय की गहनता को बढ़ावा दे रही है, जो आने वाले समय के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। इन दिनों भारतीय राज्यों के समक्ष दोहरी समस्या है। एक तरफ कम कर, कम राजस्व और बढ़ता घाटा है, तो दूसरी ओर विकास प्रक्रिया को तेज करने के लिए आधिकारिक संरचना में अधिक व्यय करना पड़ता है। प्रत्येक राज्य की विशेषताएं भी इस असमानता को बढ़ा रही हैं। जनसंख्या, आर्थिक विकास, शहरीकरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, इंफ्रास्ट्रक्चर, नियामक, वातावरण, श्रमिक सुधार, नेतृत्व क्षमता आदि में भिन्नता के कारण राज्यों में आर्थिक सामाजिक असमानताएं तेजी से बढ़ रही हैं। आकर्षक इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सुविधाओं के कारण महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु निजी निवेश को आकर्षित कर समृद्ध राज्यों में बदल रहे हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आर्थिक शक्ति के केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहे हैं। उत्तर प्रदेश दीर्घकालिक वाणिज्यिक संभावनाओं के रूप में तेजी से उभर रहा है, जबकि अन्य राज्य इस दौड़ में काफ़ी पीछे हैं। इन राज्यों के विभिन्न प्रकार के व्यय और घाटे को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार लंबे समय तक अनुदान और ब्याज मुक्त ऋण देने की स्थिति में नहीं है। ऐसी स्थिति में राज्यों के राजकोषीय एवं राजस्व घाटे के उचित प्रबंधन के लिए रणनीतिक पहल की आवश्यकता है। इस संदर्भ में भारत के विकास मॉडल पर पुनः विचार करना होगा, जिससे प्रत्येक राज्य का देश के विकास में अहम योगदान हो सके। यदि वैश्विक परिदृश्य के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें प्रत्येक राज्य को विकास के अवसर उपलब्ध करवाने होंगे। यह तभी संभव है जब बाहरी स्रोत पर निर्भर रहने के बजाय राज्यों को अधिक आर्थिक अधिकार मिले। इसके साथ साथ उन्हें अपने संशोधनों से दोहन में अधिक सक्षम बनाना होगा। बड़े राज्यों के उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जो विकास में अपना योगदान नहीं कर पा रहे हैं। स्थानीय जरूरतों के आधार पर बड़े राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों को नए राज्य के रूप में बनाया जाना चाहिए। छोटे राज्यों का निर्माण करते समय पहले से ही मौजूद संस्थाओं को सशक्त करना होगा। नए राज्यों के विकास और दक्षता में बढ़ोतरी से लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था भी मजबूत होगी। प्रत्येक राज्य को कम से कम 12 श्रेणियों में अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, शासन, समावेशी विकास, उद्यमिता, पर्यटन, पर्यावरण और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना होगा। राज्यों की राजकोषीय स्थिरता के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा। वित्त आयोग के भी पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है। उन विकल्पों पर भी विचार किया जाना चाहिए जिनसे राज्यों को घाटे से बाहर निकलने में मदद मिल सके। विकसित बनने वाले राज्यों को वित्त आयोग की परिधि से बाहर किए जाने पर विचार किया जाना चाहिए, जिससे वे स्वयं के राजस्व स्रोतों को बढ़ा सके। आयोग को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वर्तमान कर्ज का बोझ भावी पीढ़ी पर कम से कम हो। आर्थिक विकास ही मापदंड है जो प्रत्येक राज्य को उसकी समस्याओं से निजात दिला सकता है। राज्यों के पूंजीगत व्यय को अधिक करने के लिए नीतिगत उपायों पर सहमति बनानी होगी। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को अपने वैचारिक पक्षों से अलग हटकर देश के विकसित के लिए एक स्पष्ट नीति कार्य करना होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए, इसलिए हमारे नीति नियंताओं की प्राथमिकता सूची में होना चाहिए, क्योंकि भारत की अधिसंख्यक आबादी अभी भी गाँव में निवास करती है।
गाँवों के ब्रॉडबैंड से जुड़ने से उनमें कारोबारी गतिविधियों को बल मिलने की भी उम्मीद की जा रही है। इससे स्वाभाविक रूप से जीएसटी संग्रह में भी वृद्धि होगी और इसका लाभ पूरे देश को भी मिलेगा। गाँवों के ब्रॉडबैंड से जुड़ने से उनमें कारोबारी गतिविधियों को बल मिलने की भी उम्मीद की जा रही है। इससे स्वाभाविक रूप से जीएसटी संग्रह में भी वृद्धि